हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एक पेपर डिस्कस करेंगे जो 5 दिसंबर 2017 को आया हुआ है। जो यहाँ पेपर लेकर आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी वीडियो में क्या खास है या जो हम पेपर डिस्कस करने लग रहे हैं उसमें क्या चीज़ें अलग होने जा रही हैं। ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, जो पूरा पेपर है उसकी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और उस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो सॉल्यूशन है उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। यानी कि जो सॉल्यूशन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा वो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जो मैं अब आपको सवाल करवाऊंगा उसमें से मोस्टली सवाल मैं 2-2, 3-3 मेथड से करवा रहा हूँ और उसमें पहला मेथड होगा डिटेल मेथड। डिटेल मेथड आपको बुक्स के अंदर मिलता है। फिर दूसरा है शॉर्टकट मेथड, या अगर आपने कहीं से तैयारी कर रखी है तो आप इस मेथड से भी रूबरू होंगे। और तीसरी जो यूनिक चीज़ है जो हमें सबसे अलग बनाएगी वो है सिग्मा एग्जाम अप्रोच। मिला के ये जो है ये थॉट प्रोसेस है कि कैसे हम सवालों को बिना पेन चलाए दिमाग में सोचकर जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ या हमारी पीडीएफ में जो सॉल्यूशन है आप एक बार उसको कंपेयर कीजिए। आप किसी बुक से कंपेयर कीजिए, किसी कोचिंग के वीडियो सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिए, या YouTube पर इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं आप उनसे कंपेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, हमारा कंटेंट कुछ यूनिक है, आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, और पहला सवाल है कि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। ठीक है, तो पहले हम इसको डिटेल मेथड से देख लेते हैं कि अगर हम इसको डिटेल करने लग रहे होंगे तो हम इस सवाल को किस तरीके से कर पा रहे होंगे। यह है 0.0625। तो अगर मैं यहां से ये पॉइंट हटा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक और कितने जीरो आएंगे नीचे, 4 जीरो। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं 625 के फैक्टर करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 × 5 × 5 × 5। भाई 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 अपॉन में ये है 1000। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 × 10 × 10 × 10। अब देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, पेयर में से 1 बाहर आ जाएगा। तो इस 5 × 5 में से 5 बाहर आ जाएगा, इस 5 × 5 में से ये 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बेटा ये 10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ये 10 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 25/100, और 25/100 का मतलब है 0.25। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.25, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा ये सी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने की डिटेल अप्रोच थी। चलिए, लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, सॉल्यूशन पूरा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो है सिग्मा एग्जाम अप्रोच। हमारी अप्रोच से सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद, और हमें इसका निकालना है रूट। तो अगर यहाँ 4 के बाद पॉइंट है तो इसके रूट में कितने के बाद पॉइंट आएगा, आधे के बाद। यहाँ 4 के बाद तो 4 का आधा 2, तो राइट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। कौन से ऑप्शन में राइट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें, यानी कि यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। अब देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि एक नंबर है 0.0000025 और आपको इसका रूट निकालना है, तो देखिए यहाँ कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 और 3 6। अगर क्वेश्चन में 6 डिजिट के बाद पॉइंट है और हमें उसका रूट निकालना है तो आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो इस 25 का रूट 5, लेकिन 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो मुझे यहाँ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और पॉइंट लगा दूंगा। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का
आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे बेटा मैं आपसे ये कह दूं 0.49, आप इसका रूट निकालिए। तो देखिए जो सवाल है उसमें कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है राइट से, 2 डिजिट के बाद, लेकिन मुझे निकालना है रूट। तो जब यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो आंसर में 2 का आधा एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो इस 49 का रूट 7, लेकिन पॉइंट होगा 1 डिजिट के बाद। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? पॉइंट। यहाँ क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 0.7। एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे बेटा मैं आपसे ये कह दूं कि और आपको इसका रूट निकालना है इसका, तो आप ये देखो कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है राइट से। भाई 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 और 1, 10। तो अगर सवाल में 10 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में 10 का आधा 5 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो इस 121 का रूट 11, लेकिन 5 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये तो 2 ही डिजिट है, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट और 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो ये कितने डिजिट हो गई? 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए सवाल आपको कैसे करना था, आपको ये देखना था यहाँ 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपके आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। मुझे ये नहीं मतलब कि इसका रूट क्या होगा, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि किस ऑप्शन में 4 का आधा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो मुझे दिखा एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगर सवाल ये हो जाता ना 0.0000625, तो अब आपको ये देखना होता कि कितने डिजिट है यहाँ पर जिनके बाद पॉइंट है 6। तो 6 का आधा 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होता। तो यहाँ 25 इसका रूट और 3 डिजिट के बाद, ये तो 2 ही डिजिट है तो 1 जीरो और बढ़ा लूंगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और सवाल यह है कि 2/3 से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, A B C D। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम डिटेल मेथड से देख लेते हैं कि अगर डिटेल करने लग रहे होंगे इस सवाल को तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, पहले एक बार सबको लिख लेता हूँ। ये हो गया 2/3 जो क्वेश्चन में है, फिर 1/2, 3/7, 4/7 और ये 6/7। अब आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाई है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में, भिन्नों की तुलना में, कि अगर सभी भिन्नों के हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं सभी फ्रैक्शंस के, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर या अंश बड़ा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सबके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेता हूँ। तो देखिए ये 3, 2, 7, मुझे पता है कि 3, 2, 7 का एलसीएम हो रहा होगा 42, 42। तो मैं सबका डिनोमिनेटर हर को 42 बना लेता हूँ। तो बेटा इसको 42 बनाना है तो 14 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी 14 से। इसको 42 बनाना है तो 21 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको 42 बनाना है तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, 14 दूनी 28, 21, 18, 24 और ये 36। तो देखिए ये तो है 28, भाई सबका डिनोमिनेटर 42 है तो इसे तो छोड़ दो। अब हमें ये देखना न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 2/3 से बड़ी पूछी थी, तो इस 2/3 वाली का अब क्या आ रहा है न्यूमरेटर 28 और इसका न्यूमरेटर क्या आ रहा है 36। तो भाई ये 36 से 28 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो है 6/7 ये बड़ी होगी किससे, 2/3 से। तो ये हो जाएगी इसकी डिटेल अप्रोच। समझ में आया जी, ये इसकी डिटेल अप्रोच हो जाएगी। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लूंगा, हर को बराबर कर लूंगा, और जब हर बराबर हो जाएंगे तो वो ही भिन्न बड़ी होगी, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर या अंश क्या होगा, बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए देखिए अब चलते हैं सिग्मा एग्जाम अप्रोच की तरफ। अब आपको करना क्या है, इस 2/3 से बड़ी देखनी है कि इस 2/3 से बड़ी कौन सी फ्रैक्शन होगी। और आपके पास ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो मुझे पता है कि देखिए यहाँ तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, भाई तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं है,
तो मुझे पता लग गया कि इन तीनों में जब डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर अंश सबसे बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा ऑप्शन ये वाला हो रहा होगा। तो इन दोनों को तो छोड़ो आप। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ये 2/3 है और ये है 6/7। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, मैंने बताया था, जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है, जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है तो वही फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। भले से इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको नोट करके भी लिखवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए, जिसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करवाया है मैंने। तो जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है, भले से उनके हर अलग अलग हों, तो वही फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो मैंने पहले देखा कि भाई इन तीनों में सबसे बड़ी 6/7 है, तो मैंने सबसे पहले 6/7 को उठा लिया, इसको छोड़ा अभी। अब मैंने पहले इसको इससे कंपेयर किया तो मैंने देखा कि यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो जब अंतर बराबर होता है अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो मुझे इससे बड़ी तो देखनी थी, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6/7। क्या अब मुझे इसको चेक करने की जरूरत है? नहीं भाई, इन चारों में से एक ही तो आंसर होगा। तो जब ये वाला आंसर निकल गया कि इससे बड़ी ये है 6/7, तो मैं इसे चेक करके देखूंगा ही नहीं। अगर आप चेक करना चाहते भी हैं तो तब भी देख लीजिए आप। देखिए बेटा, यहां भी कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहां भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो अभी तो बताया था जब डिफरेंस इक्वल होता है तो वही बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो यहाँ 2/3 बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो 2/3 से बड़ी चाहिए थी, यानी कि ये वाली तो नहीं है। पेपर में आपको इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये देखना था यहाँ तीनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो यानी कि ये तो वो बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो इन तीनों में बड़ी होगी ये। तो फिर इसको इससे कंपेयर करूंगा, यहाँ दोनों तरफ 1 का डिफरेंस है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो 2 और 6 में 6 बड़ा है, इसका मतलब 6/7 2/3 से बड़ी होगी, तो आंसर हो जाएगा ये। तो जब ये आंसर निकल गया कि ये इससे बड़ी है तो इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, समझ आ रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, ये सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आए उसे जोड़कर इन तीनों की मल्टीप्लाई करो और इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ जो आंसर आया उसको भाग कर दो इस वाले से, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर भी करोगे तो फिर स्क्वायर करने के बाद पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो उस मेथड में लग जाएगा आपको टाइम, तो उससे तो हम नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, उसे कोई करवाता भी नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। देखिए अब हम अपने पेपर पर चलते हैं कि कैसे हम इस सवाल को पेपर में कर रहे होंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर a को 3.2 मान लूँ और b को मान लूँ 2.7, तो देखिए क्या ये a इंटू ए स्क्वायर नहीं हो रहा, और b इंटू बी स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, a इंटू बी, ये हो रहा है a प्लस बी। अगर मैं इस पर आ जाऊं तो ये हो रहा है a इंटू ए क्यूब माइनस b इंटू बी क्यूब। अब देखिए आपको ये एक फॉर्मूला मिल गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो ऐसे ही सवाल होते हैं। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे वाला पोर्शन हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। और इस चीज़ का तो आपको फॉर्मूला आता होगा, ये ऊपर वाले को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो नीचे वाला जो है वो फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटा ये दोनों तो सेम है, कट गए, तो बचा क्या, 1/a माइनस बी। और a कितना है 3.2 और b कितना है 2.7, तो ये अपॉन में कितना आ गया 1/0.5। तो अगर इसे हटाऊंगा पॉइंट को तो ऊपर 0 लगाऊंगा तो 5 दूनी 10। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया था पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सॉल्व करना है आपको भाई, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप 20 तक जो टर्म आएंगी सबको लिखो ऐसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5
और ऐसे ही लिखते लिखते 20 तक सारी संख्या लिखो, उन्हें ऐड करो और 7 से भाग कर दो, ठीक है, जो कि हो जाएगा बहुत लंबा। ऐसे तो बिल्कुल पेपर में करना नहीं है। देखिए ये जो है यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 1 का, ऐसे यहाँ 4 आ रहा होगा, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। और जब सभी टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है तो मैं उसको कहता हूँ कि ये जो सीरीज है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। और इसका जो सम होता है, योग जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, या आपने ये भी सुना होगा n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, ये भी इसका ही फॉर्मूला होता है। तो आप कोई सा भी लगा लो। तो अगर मैं ये लगाऊं तो ये हो जाएगा n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए पहली बात तो ये कि n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। और आपको पता है ये 1 से शुरू हो रही है, 20 तक जा रही है, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ 20। f क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला पद, और L क्या है, लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम पद। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ लिखूँ n की वैल्यू 20 रखूँ तो 20/2, और 1 फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 20, तो 20 और 1 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 × 10। ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर आ गया, ये वाली टर्म, लेकिन 7 से भाग भी तो करना है, तो 7 से भाग कर दो, 7 या 21, 3 दाई 30, तो 30 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पर है। देखिए कुछ सीरीज होती हैं तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैंने लिख दिया है कि अगर ये मान लीजिए 1 + 2 + 3 n तक है तो इसका आंसर होता है n/2 n+1 या n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर ये 1² + 2² + 3² n² है, सब जगह स्क्वायर हो जाए तो ये n/2 n+1 था। देखिए आप यहाँ ये भी लगा सकते हो n/2 n+1, n/2 n कितने हैं 20 टर्म्स अपॉन में 2 n+1, n अगर 20 है तो 20 और 1 21, यही तो आया 20/2 × 21। तो ये तीनों फॉर्मूले इसी के होते हैं एपी के। तो अगर सीरीज ऐसी है कि नेचुरल नंबर का योग है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n/2 n+1 होता है, अगर इनका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n/6 n+1 2n+1। और अगर ये क्यूब हो जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या हो जाए क्यूब हो जाए बेटा, तो करना क्या है आपको, इसका स्क्वायर कर देना इस वाले का, मतलब n/2 n+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में भी लिख के दी हैं, ठीक है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। समझ आ रहा है जी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, तो देखिए इसका जो डिटेल मेथड है वो आप केवल अपनी पीडीएफ में देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इसको शॉर्टकट से और हमारा जो सिग्मा अप्रोच है उससे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो कैसे हम कर पा रहे होंगे। तो देखिए उनने कहा है कि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, तो जो a है वो b से 30% कम है, तो मैंने मान लिया कि जो b है वो कितनी है 100 यूनिट है। भाई जिसके साथ से लिखा हो या का लिखा हो उसे ही 100 यूनिट मानता हूँ, वो परसेंटेज में आपको सब कुछ बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो b 100 यूनिट है तो a 30% कम है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 70 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी जी। जो a है वो b से 30 यूनिट कम है, 30% कम है, तो ये 100 यूनिट है तो ये 70 यूनिट हो जाएगा। आगे क्या कहा है, और b 150 से 20% अधिक है, तो ये b है ये क्या है बेटा 150 से, ये क्या है 150 से 20% अधिक है, 150 से 20% अधिक है, मतलब 150 और 150 का 20% कितना होगा भाई 20% का मतलब 1/5, तो ये कितना हो गया 30। यानी कि जो ये b है जो 100 यूनिट है ना, वो एक्चुअल में है कितना 150 तो है ही प्लस 20% मतलब 30 और अधिक है, तो मतलब कितना है 180। यानी कि मुझे पता चल गया कि 100 यूनिट की वैल्यू है 180। इसका मतलब बेटा अगर दोनों तरफ 10 से भाग कर दूं तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसका मतलब मुझे निकालनी है 70 यूनिट की वैल्यू। तो 70 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, यहाँ 7 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 7 से, तो 18 × 7 दैट इज 126। 126 क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 126। तो ये थी इसकी शॉर्टकट मेथड। अब हम आते हैं सिग्मा अप्रोच पर कि और छोटा कैसे कर सकते हैं इसको, इस सवाल को इसमें सिग्मा अप्रोच कैसे लगेगी। देखिए उसने ये कहा है कि जो a है वो दूसरी संख्या b से 30% कम है। तो 30% का मतलब 3/10, तो दूसरी संख्या b है अगर 10 तो ये 3 कम क्या हो जाएगी 7, तो यानी b अगर 10 है तो a क्या होगा 7 हो जाएगा। अब देखिए आगे उसने क्या बोला है कि b 150 से 20% अधिक है, b 150 से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब क्या होगा भाई, 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 है तो 1 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या है b, तो b तो है 150 से 20% अधिक, तो ये तो हो गया b, और ये 5 क्या है भाई, 5 है 150, क्योंकि 150 से, तो मैं अगर इसको 150 बनाऊंगा तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई 30 से, तो जब यहाँ 30 से गुणा की है तो यहाँ भी तो 30 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 180। यानी यहाँ देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी निकल के आई है 180, और यहाँ भी b है भाई, ये जो b है वही तो b यहाँ है, तो जब ये वाला b 180 है तो क्या ये 180 नहीं होगा, और इस 10 को 180 कैसे बनाओगे 18 से गुणा करके, तो जब यहाँ 18 से गुणा की है तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी 18 से, तो 18 सत्ते 126 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए दोबारा बता देता हूँ, उसने ये कहा है कि a b से 30% कम है, तो 30% का मतलब 3/10, तो b 10 है तो ये 3 कम क्या होगा 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, और b 150 से 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5, तो अगर 5 ये है तो 1 अधिक 6 किसकी वैल्यू होगी b, लेकिन ये जो 5 है वो 150 बनाना है उसको, क्योंकि 150 से 20% अधिक है, तो 150 कैसे बनाऊंगा 30 से गुणा करके, जब यहाँ 30 से गुणा की है तो यहाँ भी 30 से गुणा, अब b की वैल्यू यहाँ 180 और यहाँ b की वैल्यू 10, तो इस 10 को भी तो 180 बनाना पड़ेगा, क्योंकि b की तो वैल्यू दोनों तरफ बराबर होगी, तो यहाँ इसको 180 बनाने के लिए 18 से गुणा, तो यहाँ भी किससे गुणा करूंगा 18 से गुणा, ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही हमारी पेपर की अप्रोच होनी चाहिए थी, दोनों तरफ का क्या कर लिया b इक्वल कर लिया। ठीक है जी। देखिए बच्चों ये छठा सवाल है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और शॉर्टकट मेथड आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट सिग्मा अप्रोच पर आता हूं कि कैसे आप इस सवाल को 5-10 सेकंड में सोल्व कर पा रहे होंगे। बाकी वो दोनों चीज़ आप पीडीएफ से देख लेना, समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी मेथड को। देखिए पहली चीज़ ये है कि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी जाती हैं, तो 60% का लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियाँ बेची जाएँ। इसका मतलब ये है खरीदी भी 10,000 में थी और हमें जो बेचनी है वो भी 10,000 रुपये में बेचनी है। इस 60% लाभ की बात करता हूँ। 60% लाभ का मतलब है 3/5, 60% का मतलब होता है 3/5। ये है सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट है, तो 5 की खरीदी थी, 3 का प्रॉफिट, तो कितने में बेचूंगा 8 में, और 8 क्या होगा एसपी। समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैं 60% का लाभ कमाना चाहता हूँ तो 5 पे 3 का लाभ होगा, 8 रुपये में बेचनी पड़ेंगी मुझे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपये में खरीदी थी और 10,000 रुपये में ही बेचनी है, और कितनी कुर्सियां हैं 40, तो हम क्या करते हैं हमेशा आर्टिकल को इक्वल रखते हैं। समझ में आ रहा है, आर्टिकल को हमेशा इक्वल रखते हैं। ये जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो देखिए 40 कुर्सियां कितने की खरीदी थी यहाँ 5 की, और ये 40 कुर्सियां बेच कितने की रहा हूं 8 की, यानी कि अगर मैं 40 कुर्सियां 5 रुपए की खरीद रहा था, ये कॉस्ट प्राइस है, और मैं 60% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मुझे 40 कुर्सियां 8 रुपए में बेचनी पड़ेंगी। ये क्या होगा सेलिंग प्राइस। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 40 कुर्सियां 5 रुपए की खरीदी, लेकिन अगर मैं 60% का लाभ कमाना चाहता हूं तो मुझे 40 कुर्सियां 8 रुपए की बेचनी पड़ेंगी। लेकिन है क्या, ये देखिए 10,000 की जगह 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 बाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इससे आपको केवल इतना निकालना है कि जितने रुपए की खरीदी गई थी उतने ही रुपए में कुर्सियां बेचनी है, यानी कि
मुझे ये पता है कि 40 5 की खरीदनी थी और 60% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो 40 8 की बेचनी पड़ेंगी। लेकिन वो आपसे ये कह रहा है कि 8 की मत बेचो आप, लेकिन आप बेचो कितने में, जितने में खरीदी थी। तो खरीदी कितने की थी, 5 की, तो इसको मुझे 5 बनाना पड़ेगा। और इस 8 को 5 कैसे बनाऊंगा, 5/8 से क्या कर दूंगा, गुणा। भाई 8 को 5/8 से गुणा करूंगा तभी तो 5 मिलेगा। तो मुझे यहां भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/8 से। तो 40 की गुणा 5/8 में कर दूंगा, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 कुर्सियां। दोबारा समझा देता हूं बेटा एक बार। देखिए 10,000 रुपए की जगह यहाँ एक्स भी दे सकता था, डब्ल्यू दे सकता था, 10 करोड़ दे सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यहाँ ये देखना है कि 10,000 रुपए में खरीदी थी और 10,000 रुपए में ही हमें बेचनी है। मतलब इन दोनों को जो कॉस्ट प्राइस है और जो फाइनल सेलिंग प्राइस है उसको बराबर रखना है। तो देखिए 60% का मतलब 3/5, 5 कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट 3 का, 8 होगा सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल को हमेशा बराबर रखते हैं। 40 कुर्सियां 5 की खरीदी, अगर वो 40 कुर्सियां 8 की बेचता तो उसे 60% का लाभ मिल जाता। यानी कि 40 कुर्सियां 8 की बेचनी पड़ती 60% का लाभ कमाने के लिए। लेकिन उसने ये कहा है कि कुर्सियां तो मुझे उतने ही रुपए की बेचनी है जितने में खरीदी थी, 10,000 10,000, मतलब इसको तो मुझे 5 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सेलिंग प्राइस को कम करना है तो कुर्सियों की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। तो 8 से 5 कैसे मिलेगा, 5/8 से गुणा करके। तो यहाँ भी 5/8 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही 5/8 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि जितने रुपए में 40 खरीदी थी उतने रुपए में 25 बेचनी पड़ेंगी अगर 60% का लाभ कमाना है। ठीक है जी। बाकी 2 मेथड आप पीडीएफ में देख लेना, समझ नहीं आए तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 8,000 रुपए पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, 2 मेथड आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिए गए हैं। तीनों मेथड आपके पीडीएफ में है, 2 मेथड आप वहां से देखना। मैं आपको एग्जाम अप्रोच की बात कर लेता हूं। तो देखिए होता क्या है, अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो वो होता है बेटा x/100। जहां x पहले साल, ये कब होती है बात, ये तब होती है जब प्रिंसिपल 100 यूनिट होता है। मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपका क्या हो, 100 यूनिट हो। तो जब मूलधन 100 यूनिट होता है तो CISI का डिफरेंस x/100 होता है, जहां x पहले साल की दर है और y दूसरे साल की दर है। कभी कभी ये दोनों सेम हो सकती हैं तो x और y की वैल्यू सेम हो जाती है, जैसे इस सवाल में दी गई है कि 2.5% प्रति वर्ष है, मतलब दोनों साल के लिए 2.5% ही क्या है, ब्याज की दर है। तो जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2.5 × 2.5/100। समझ आया जी, ये हो जाएगा डिफरेंस। अब आपसे उसने ये कहा है कि 8,000 रुपए पर, मतलब प्रिंसिपल जो है मूलधन क्या है 8,000 रुपए, लेकिन आपने कितना मूलधन माना है 100 यूनिट। तो यानी कि इस 100 यूनिट की वैल्यू आपके पेपर में कितनी दी है, 8,000 रुपए। समझ में आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8,000/100। और आपसे निकालनी किसकी वैल्यू है, 2.5 × 2.5/100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000/100 × 2.5 × 2.5/100। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0। देखिए इन 3 0 से 3 0 कट गए, 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया तो ये क्या आ गया 5। यानी कि मेरा आंसर क्या है, 5 आंसर है मेरा। ठीक है जी। तो CI और SI का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इस सवाल को करने की अप्रोच है, पेपर में आपको इस सवाल को ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में मिलेंगी भाई, कि साधारण क्यों होता है। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाऊंगा प्रूव करके बताऊंगा कि ये x/100 आया कहाँ से है। समझ आ रही है बात। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको करने के भी 2 तरीके, पहले पीडीएफ से देख लेना, तीसरे तरीके पर आते हैं जो आपको एग्जाम में सोल्व करना है, उसकी क्या अप्रोच है। देखिए बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि
वेरिएबल का जो अनुपात सवाल में होता है वही अनुपात आंसर में होता है। इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात यहां होगा सवाल में, वही आंसर जिस आंसर में होगा वही आंसर सही होगा। बी सी का अनुपात जो यहाँ होगा वही आंसर में होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं इस बी को यहाँ ले आऊँ तो ये ए बटे बी क्या हो जाएगा 5/4, यानी ए और बी का अनुपात यहाँ क्या है 5:4। तो ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए 5:4। तो देखिए 5:4 ना तो इसमें ना इसमें, यहाँ तो 1:1 है, यहाँ 5:2 है, यहाँ भी 5:4 है, और यहाँ देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 है, तो ये भी 5:4 है। यानी कि आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। 2 ऑप्शन कट गए इसी से। अब यहाँ देखिए अगर 2 से इस 10 को काट दूं तो 1/5 और सी को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा b/c = 1/5। यानी कि यहाँ पर बी और सी का अनुपात क्या होगा 1:5। तो जिस ऑप्शन में बी और सी का अनुपात 1:5 होगा वही आंसर होगा। देखिए यहाँ तो 12-20 है, और 12-20 का मतलब अगर मैं 4 से काट दूं 4 × 15, 4 पंजे 20, तो यहाँ तो अनुपात कितना आ रहा है बी और सी का 3:5, और आना क्या चाहिए 1:5। तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या होगा यही होगा। चाहे आप चेक करके देख लो। देखिए 4:5, 20 का भी मतलब कितना है 4 × 4, 4 पंजे 20। तो देखिए यहाँ ए और बी का 5:4 आ गया, बी और सी का 1:5 आ गया। तो जो ऑप्शन में था जो अनुपात सवाल में था वही ऑप्शन में होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों अनुपात को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। और सवाल ये है कि पी ने एक व्यापार 80,000 के साथ प्रारंभ किया और कुछ महीने पश्चात क्यू 60,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया, और वर्ष के अंत में अनुपात 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ उन्हें। तो बताइए क्यू कितने समय के पश्चात शामिल हुआ था। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लाभ होता है वो क्या होता है, अगर कोई व्यापार है उसमें जो लाभ होता है वो होता है बेटा निवेश इनटू टाइम के रेशो में, इनटू समय के रेशो में जो होता है वो लाभ होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन दोनों की गुणा करके, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो जो आता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। जैसे मान लिए एक आदमी है पी और एक क्यू है, इसने 2,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए और इसने 1,000 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो इस अनुपात में मिलेगा। इन दोनों को सोल्व करके जो आएगा। अब देखिए आपका जो सवाल है वो ये कह रहा है कि पी ने 8,000 रुपये लगाए, तो पी का इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये है, और क्यू ने कितने 80,000 पी ने 80,000 रुपये लगाए, तो पी का इन्वेस्टमेंट 80,000 है और क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000। ये मैं आपको एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, डिटेल और शॉर्टकट आप पीडीएफ से देख लेना। तो ये हो गया भाई इनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उन्हें जो लाभ हुआ है वो हुआ है बेटा 2:1 के अनुपात में, ये हुआ है इनको प्रॉफिट लाभ, ये है उनका निवेश इन्वेस्टमेंट। अब देखिए समय की बात कर लेता हूं मैं। तो समय कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में, तो मतलब इसने जो पैसे लगाए वो 12 महीने के लिए लगाए, इसके पैसे हमें देखने हैं कितने दिन के लिए इसने पैसे लगाए थे, ठीक है। और व्यापार जो प्रॉफिट है वो 2:1 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं तो रेशियो पे बात करूंगा, तो यहां से 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगे, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे। अगर 2 से काट लूं तो 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो देखिए अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो 12 चौक 48, यहां प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था 48 का। अब एक बात बताओ, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना आया दे रखा है सवाल में 2:1। तो जब इस 2 की वैल्यू ये 48 है तो इस 1 की वैल्यू 24 नहीं होनी चाहिए थी क्या? बताओ हाँ या ना। भाई यहाँ 80,000 यहाँ 60,000, मुझे रेशो से मतलब है तो मैंने रेशो निकाल लिया। रेशो आया 8:6, फिर 2 से काट लिया 4:3। तो अगर पी ने 4 रुपए लगाए तो क्यू ने कितने रुपए लगाए 3 रुपए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में देखना है, तो यानी कि इसने पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया, इसने कितने दिन के लिए पैसा लगाया मुझे नहीं पता। समझ में आ रही है बात? इसने लेकिन 12 महीने के लिए लगाया। अब आप एक बात बताइए, अभी तो आपको बताया था लाभ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो यहाँ लाभ जो होना चाहिए था वो क्या 12 × 4 48 नहीं होना चाहिए था?
और अगर इसने 48 रुपये कमाए तो हमें सवाल ने दिया है कि जो प्रॉफिट है वो 2:1 में हुआ है, यानी कि भैया इस 2 की वैल्यू 48 है तो इस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24। भैया 2:1 तो सवाल वाले ने दिया ना, ये सवाल के हिसाब से है, लेकिन हमारे हिसाब से 48 आ रहा है। तो भैया जब ये 2:48 हो रहा है तो ये 1:24 होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था जैसे ये 48 क्या था, इस 4 गुणा 12 48 हो रहा था, तो इस 3 की किस में गुणा करूं कि 24 हो जाए। तो आपको पता है इस x की वैल्यू क्या होगी, 3 8 24, यानी कि ये जो होगा x क्या होगा, 8 होगा। x क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू हो गई 8। और ये टाइम क्या है, जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया। भाई इस 80,000 को 12 महीने के लिए लगाया था, इसका मतलब 60,000 को कितने महीने के लिए लगाया, 8। तो मैं ये कह सकता हूं B ने 8 माह तक निवेश किया, 8 माह तक पैसे लगाए। तो भैया जब 8 महीने तक पैसे लगाए और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, इसका मतलब उसने 4 महीने बाद पैसे लगाए होंगे। तो बी ने कितने महीने, अगर ये पूछ ले कि बी ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 8 महीने तक, लेकिन ये नहीं पूछा कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, ये पूछा कितने महीने बाद लगाया था। तो कितने महीने बाद लगाया था, 12 माइनस 8, कितने महीने बाद, 4 माह के बाद उसने क्या किया होगा, इन्वेस्ट। 11 कह रहा है एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एग्जाम में अप्रोच बता रहा हूं सीधी, एफ प्लस एम मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ये है बेटा टाइम। तथा एफ अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हम हमेशा क्या मानते हैं, जो टोटल वर्क होता है ना उसको इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम 24, तो मैंने मान लिया टोटल काम क्या है, 24। अब इफिशियंसी की बात करता हूं, कार्य क्षमता। देखिए कार्य क्षमता क्या होती है, देखिए आप एक चीज समझिए, जैसे मान लो एक आदमी है ए, वो क्या करता है, उसको 20 ईंट लगानी है किसी दीवार में और एक दिन में 4 ईंट लगाता है, एक दिन में 4 ईंट लगाता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। भैया देखिए ए को 20 ईंट लगानी है, एक दिन में 4 ईंट लगाता है, यानी कि 4 ईंट पर दिन लगाता है वो, तो यही तो उसकी क्षमता है। भाई कोई आदमी एक दिन में जो काम करता है वो उसकी क्षमता होती है। अगर दिन दे रखे हैं तो एक दिन का काम कार्य क्षमता है, घंटे दे रखे हैं तो एक घंटे का काम कार्य क्षमता है। तो बेटा अगर ये 20 ईंट लगा रहा है और एक दिन में 4 ईंट लगाता है, तो ये जो 4 ईंट पर दिन है ना, ये इसकी कार्य क्षमता है। अगर मैं टाइम पूछ लूँ कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 20 ईंट लगानी है और एक दिन का काम कितना है, 4। भाई एक दिन का काम तो होती है कार्य क्षमता, तो कितने दिन लगेंगे, 5। इसका मतलब ये है, अगर आपसे मैंने पूछा टाइम क्या है, तो आपने टाइम का क्या कहा है, ये टोटल वर्क है और ये क्या है, एक दिन का काम। एक दिन का काम ही तो क्षमता होता है। तो अगर मुझे क्षमता निकालनी है किसी आदमी की कार्य क्षमता, तो वो क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम होगा। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता एक दिन का काम होती है। अब देखिए टोटल काम करना है 24 और F प्लस M कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। इसका मतलब इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो 24/8, 3 ही तो होगी, और 24/12 2, यानी कि F प्लस M की इफिशियंसी 3 है और ये जो F है इसकी इफिशियंसी 2 है। तो बेटा M के हिस्से में क्या बचा, 1, यानी M की इफिशियंसी कितनी होगी, 1। अब ये पूछा है कि M कितने दिन में काम पूरा करेगा, M अकेला। तो M अकेला कितने दिन में काम करेगा, ईंट तो लगानी है 24 और एक दिन में कितनी ईंट लगाता है, 1। भाई काम करना है 24 और एक दिन का काम कितना है, 1। टोटल दिन कितने आएंगे, सॉरी 24 दिन। तो M को कितने दिन लगेंगे, 24 दिन क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, औसत गति बताइए। देखिए बेटा औसत गति निकालनी है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है जी। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए उसने कहा है कि 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी
10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगर मैं यहाँ से समय निकालूं तो क्या समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल नहीं होगा क्या भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होगा समय। अब हमने समय क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखी है 3 किलोमीटर और स्पीड भी सबकी अलग अलग दे रखी है। तो बेटा अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहला 3 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 20, तीसरा 3 किलोमीटर 30 की स्पीड। तो भैया ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, और यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, 10, 20, 30, 40 ही है, तो टोटल टाइम होगा हमारा ये। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी 3 किलोमीटर चला, 20 से भी 3 किलोमीटर, तो जब सब 3-3 किलोमीटर चल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 4 12 किलोमीटर, और टोटल टाइम ये है ही 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/40। अब आपके पास दो तरीके हैं भाई, या तो आप इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो जो भी आएगा, या आप क्या करो, देखिए ये 10, 20, 30, 40 ही तो दिक्कत कर रहा है, तो इन सब का एलसीएम हुआ 120, तो मैंने क्या करा 120 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, जिससे मेरी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखिए ये तो हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 120। अब यहाँ देखिए ये इस 10 से 120 12 बार कटेगा, 12 तिया 36 प्लस 20 छक्का 120 6 तिया 18, ऐसे ये इस 30 से 120 4 बार कटेगा, 4 तिया 12, और बेटा ऐसे 4 तिया 12 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 120 बटे, देखिए 18 12 30, 30 और 30 60 और 6 66 और 9 75, तो ये आ गया 75। तो 3 से काट दूं 25, 5 से काट दूं 25 5 बार, 5 दूनी 10, 24 पंजे, तो 24 चौक 96 बटे 5 आ गया। 96 का मतलब अगर दोनों तरफ 10 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, तो ये आ जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। एक बार इसे देख लीजिए, ये मैंने 120 से गुणा क्या की है, जिससे ये यहाँ से मेरा जो डिनोमिनेटर है ये खत्म हो जाए। देखिए बेटा अगला सवाल ये है, ये पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 2, 3, 4, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। डिटेल्ड अप्रोच आपके पीडीएफ में दी है, लेकिन मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ कि पेपर में इस सवाल को मैं कैसे कर रहा होता और आपको कैसे सोचना है। देखिए 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो मुझे पता है अगर 2 से पूरा डिवाइड होता तो इवन नंबर होता, सम संख्या। भाई सम संख्या क्या होती है, 2 से पूरा डिवाइड, यानी 2 से रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 है, यानी कि वो विषम संख्या होगी। तो यानी ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये तो पूरा 2 से डिवाइड होगा, सम संख्या है, यानी कि आंसर इन 3 में से 1 होगा। अब देखिए वो कह रहा है कि 3 से डिवाइड होने के बाद भी 1 रिमाइंडर होना चाहिए, मतलब 3 से वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, शेषफल 1 दे रहा है। तो बेटा ये क्या आ रहा है, इसके अंकों का योग 6, और जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा डिवाइड होता है वो संख्या भी 3 से पूरी डिवाइड होती है। 5 और 1 6 आ रहा है इसके अंकों का योग, यानी कि मुझे पता है 6 3 से पूरा डिवाइड है, मतलब ये संख्या 3 से पूरी डिवाइड होगी, लेकिन मुझे तो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 चाहिए था, शेषफल 1, यानी ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब बच्चे ये 2 ऑप्शन बचे, या तो ये होगा या ये होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 1000 होता है वो 4 से पूरा डिवाइड होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि जब 1000 4 से पूरा डिवाइड है तो भैया 1000 4 से पूरा डिवाइड है तो 1004 भी पूरा डिवाइड होगा, 1008 भी पूरा डिवाइड होगा, और देखिए ये क्या है 1009, मतलब ये 1008 प्लस 1 है, तो जब 1008 पूरा डिवाइड है तो ये 1 ही तो रिमाइंडर होगा, और उसने कहा था 4 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर चाहिए 1, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब बजाय ये 1007, तो मुझे पता चल गया जब 1008 4 से पूरा डिवाइड है तो 1007 क्या 1 रिमाइंडर देगा?
भाई ये तो कभी भी नहीं देगा 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर, क्योंकि ये तो एक कम है, ये तो 3 रिमाइंडर देगा। चाहे आप करके देख लो, देखो 4 से डिवाइड, भाई मुझे पता चल गया 1004 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब ये 7 ही तो बचा, और 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 ही का ना 4, कितना शेषफल बचेगा 3 शेषफल, यानी कि ये वाला तो रिमाइंडर 3 दे रहा होगा 4 से डिवाइड होने के बाद। कितना रिमाइंडर दे रहा होगा 3 शेषफल, और मुझे शेषफल चाहिए कितना था 1, यानी ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, ये होगा। दोबारा बता दूं, देखिए 2 से डिवाइड होने के बाद एक शेषफल देना चाहिए, यहां तो कोई शेषफल देगा नहीं, मतलब 2 से डिवाइड होने के बाद एक शेषफल देना चाहिए, इसका मतलब विषम संख्या होनी चाहिए थी, ओड नंबर, ये इवन है, आंसर नहीं हो सकता। ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड है, लेकिन होना क्या चाहिए था, 3 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर देना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकों का योग 6 है, और जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। लेकिन मुझे शेषफल 1 चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर होगा, तो मुझे पता है 1000 पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब 1008 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा 4 से, लेकिन 1009 में एक रिमाइंडर बचेगा और एक ही रिमाइंडर चाहिए था। आंसर तो यही होगा। यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद 3, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, डिटेल्ड अप्रोच ये है कि आपको इसका एलसीएम लेना पड़ता, 1000 को डिवाइड करके देखना पड़ता शेषफल क्या है, वो सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और अगला सवाल ये कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। एवरेज क्या होता है बेटा, वो होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, मतलब नंबर। जैसे मैं ये बोल दूं कि 2 संख्याएं हैं मेरे पास, 2 और 4, उनका आप औसत बताइए, तो औसत क्या होगा, आप इन दोनों को जोड़ दो, संख्याओं का योग, और ये नंबर कितने हैं 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 और 2 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं ये 1 2 3, इनका औसत बताओ, एवरेज बताओ, तो आप इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, लेकिन ये नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 2। तो औसत क्या होता है, जितने संख्याएं हैं उनको सबको ऐड कर दो और वो हैं कितनी उनसे भाग कर दो। ये बात समझ में आ रही है जी। अब यहां से आप एक चीज देखिए, जब आपको ये पता चला कि औसत जो है, देखिए औसत जो है अभी हमें पता चल गया वो योग बटे संख्या है, तो अगर मुझे योग निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। अगर योग निकालना है मतलब जो है ये सम अगर मुझे करना है तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं ये बोल दूं कि 3 संख्याओं का एवरेज 4 है तो उनका योग कितना होगा, तो देखिए एवरेज है 4, संख्या है 3, तो उनका योग हो जाएगा 4 गुणा 3 12। ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए ये कहा है कि 11 तो खिलाड़ी हैं, एक उनका कोच है प्रशिक्षक, उनका औसत 33 है, तो अगर मैं उनका योग निकालना चाहूं तो ये क्या होगा 12 गुणा 33। अगर यहाँ योग निकालना चाहूं, पहले 5 का औसत है 29, तो योग कितना हो जाएगा 5 गुणा 29, और बाद के 6 का औसत है 30, तो योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 30। तो देखिए टोटल का जो योग आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, आखिरी अंक, ये 3 गुणा 2 6, यहाँ आखिरी अंक आएगा 9 पंजे 45 का 5। भाई यूनिट डिजिट वही होती है जो आखिरी अंक को आखिरी अंक से गुणा करके मिलता है, वो यूनिट डिजिट में हम पढ़ेंगे। और यहाँ आखिरी अंक क्या आएगा 0। तो देखिए बेटा ये लोग कितने, ये जो खिलाड़ी हैं वो कितने आ गए 6 5 11, और यहाँ लोग कितने थे 12। मतलब ये तो लोग जो खिलाड़ी हैं प्लस उनका जो कोच है उसका योग ये है। शुरू के 5 खिलाड़ियों का योग ये आ रहा है और बाद के 6 खिलाड़ियों का योग ये आ रहा है, मतलब 11 लोग आ गए, 12 थे, तो बचा कौन, कोच। तो कोच की जो एज होगी, कोच की जो एज होगी वो क्या होगी, इन सब का जो योग होगा उसमें से ये दोनों घटा दूंगा। भाई इन दोनों को अगर घटा दूं, भाई कोच की जो एज होगी वो टोटल सबकी एज माइनस जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी एज घटा दूं। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसकी इसमें गुणा करिए, जो आंसर आएगा
इसकी इसमें गुणा करके और इसकी इसमें गुणा करके जो आंसर आएगा, इसमें से इसको इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिए भाई, इसमें से इन दोनों का योग करो और इसमें से घटा दो योग को। या दूसरी चीज ये है, जब मेरे ऑप्शन अलग अलग हैं, सब में यूनिट डिजिट इकाई का अंक अलग है, तो मैं क्या करूं, इस चीज का फायदा उठाऊं यूनिट डिजिट का। यहाँ इकाई का अंक है 6, यहाँ 5 और यहाँ 0। तो भैया अगर मुझे इन दोनों का योग इसमें से घटाना है, तो मैं सीधा सीधा 6 में से 5 प्लस 0 क्या हुआ 5, तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो 1 किस में है, इकाई का अंक कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, देखिए एक तरीका तो ये था कि अगर आपको उस कोच की एज निकालनी है तो इसको गुणा करो, इसको गुणा करो और इसको गुणा करो, इसका गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें से इन दोनों को घटा दो, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या आप यूनिट डिजिट के बेस पे कर सकते हो कि यहाँ जो यूनिट डिजिट आएगी उसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। यहाँ है 6 और इन दोनों का यूनिट डिजिट का योग है 5, क्योंकि ये तो 0 है, तो 6 में से 5 गया 1, तो आंसर वो होगा जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगी और 1 किस में है, इसमें है, यानी आंसर तो यही हो जाएगा 71। 71 इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी पेपर की अप्रोच होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब लास्ट सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसके लिए आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि वर्ग जो होता है, अगर उसकी ये साइड ए है तो सारी साइड उसकी बराबर होती हैं और हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, मतलब साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर इसका एरिया होता है। जो सर्कल है उसकी अगर रेडियस r है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। देखिए ये r है तो ये इसका सेंटर होता है, तो ये भी कितनी होती है r, और इस चीज़ को मैं बोल देता हूँ इसका डायामीटर, ये होता है 2r। लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना देता हूँ, तो अगर इसकी रेडियस बेटा ये r है तो ये भी कितनी होगी r, तो जो ये 2r होगा और ये a होगा तो ये बराबर होंगे नहीं होंगे भाई, यहाँ वाली लंबाई और यहाँ वाली तो बराबर है। इसका मतलब अगर किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है, वृत्त बना है, या सर्कल वृत्त के बाहर स्क्वायर बना है, तो यहाँ पर जो हो जाता है वो a = 2r हो जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और अगर इस r की वैल्यू में 7 रख दूं तो देखिए होगा क्या, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × 7 154, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। यानी आपको ये ध्यान रखनी है, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम अप्रोच देखते हैं हम, डिटेल सॉल्यूशन आप पीडीएफ में देख लेना, एग्जाम में कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए उसने कहा है कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना है, तो उनके जो एरिया है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेटा, अगर ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो अगर वर्ग, देखिए अगर मैं ये कह दूं कि इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या, अगर इस वृत्त की त्रिज्या, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता है इसका एरिया कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 होगी, ये 7 होगी, यानी कि इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 14। तो जब ये 14 हो जाएगी तो इसका एरिया कितना होगा 14 × 14। तो अगर मैं 7 से काट दूं तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 ही करना 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। अगर 2 से दोबारा काट दूं तो यहाँ रह जाएगा 14 और यहाँ रह जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 14:11। तो ये इसका शॉर्टकट है, ये इसकी एग्जाम अप्रोच है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 हो जाएगी, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 14 × 14 हो जाएगा। तो रेशो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो आप अपनी पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन देखिए, वहाँ
उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने जो आपको सॉल्यूशन कराया है बाद के क्वेश्चंस का, वो केवल एग्जाम अप्रोच के हिसाब से करा दिया है कि पेपर में आपको क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। लेकिन अगर आप उनका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, शॉर्टकट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, उनका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पेपर भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ हर सवाल के 2-3 सॉल्यूशन हैं। उसमें डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्टकट सॉल्यूशन और एग्जाम अप्रोच वाला ये जो सॉल्यूशन मैंने कराया है आपको, वो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि उस पीडीएफ से आपको वाकई फ़ायदा हुआ है, जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाया है, आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, उतना ही अच्छा काम हम आगे के लिए कर पा रहे होंगे। भाई बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए हमें क्या कमी है, हम उस चीज़ को सुधारने लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, जो 5 दिसंबर का शिफ्ट 3rd का पेपर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।